Hello friends, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीटेट, यूपीटेट आदि राज्य स्तरीय परीक्षाओं की सीरीज़ में 5th चैप्टर, 5वां चैप्टर समावेशी शिक्षा और डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। किसी भी समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति उस समाज विशेष का ही भाग होते हैं। व्यक्ति तथा समाज दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। यदि व्यक्ति को समाज अनुरूप कार्य करना अपेक्षित है तो समाज भी व्यक्ति को क्षमता अक्षमता से संबंधित अछूता नहीं रहता है। आधुनिक काल में शिक्षा के जो भी कम्युनिकेशन हुए, प्रचार प्रसार हुआ, उसमें समाज के परिवर्तन होते मूल्यों के कारण एक नए दृष्टिकोण का भी उद्भव हुआ है। विभिन्न योग्यता वाले बालकों की सक्षमता का अधिक उपयोग आवश्यक है। इस कार्य हेतु समेकित शिक्षा प्रणाली द्वारा सामान्य विद्यालयों की कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले बालकों को समन्वित कर शिक्षण उपक्रम किए जाते हैं। बालकों में के अनुसार विद्यालय स्वयं में परिवर्तन करे ताकि बालकों को क्षमता अनुसार अधिकाधिक विकास के अवसर सुलभ हो। उनमें आत्मविश्वास, आशा, कर्मठता तथा जीवन के प्रति आकर्षण का भाव जागृत हो तथा शिक्षा अपने मानवोचित दायित्व के निर्वहन में सफल हो सके। जीवन का यही मुख्य उद्देश्य है जो और उसे समाजोपयोगी बनाया जा सके। ठीक है, आधुनिक समाज के बदलते जीवन मूल्यों के फलस्वरूप आज विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन हो रहे हैं। समय की शिक्षा भी इसी प्रकार का नवीनतम तथा अति महत्वपूर्ण उपाय है। यह शिक्षा विभिन्न योग्यता वाले बालकों के कल्याण के लिए क्रियात्मक पक्ष का विवेचन करती है। समय की शिक्षा की अवधारणा का उद्भव शिक्षा प्राप्ति के लिए समानता के अधिकार से हुआ है। सरकार द्वारा निःशक्त जन विधेयक 1995 समान अधिकार, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षा, समन्वित शिक्षा का समाज के सामान्य स्कूलों में चलाने की योजना का निर्माण किया गया है। अब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या चीज़। समावेशी शिक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में सभी को समान अवसर, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के तहत सभी वंचित लोगों को शिक्षा देने की सभी राज्य का आवश्यक दायित्व के रूप में माना गया है। इसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग, शारीरिक रूप से अक्षम, अधित्व, अंधत्व, बधिर, मूक, विकलांग, बौद्धिक स्तर पर वंचित, संवेदीय, मांसपेशीय, अस्थि या अन्य विकलांगता, भाषा बोली, कामगार, जातिगत समूह, धार्मिक, अल्पसंख्यक, स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करके सर्वजन हिताय संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है, हम इस पे फोकस करते हैं। बालकों में एक जैसी अधिगम प्रवृत्ति होना। अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। बालकों को समान शिक्षा का अधिकार है। सभी राज्य का यह दायित्व है कि वह सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन, सामग्री तथा सभी संसाधन उठाकर स्कूलों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ाए। शिक्षण के सभी वर्ग, शिक्षक, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में अपेक्षित सहयोग करे। ये प्रमुख दायित्व है समाज का भी, विद्यालय का भी, शिक्षक का भी और समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का भी। समय की शिक्षा की आवश्यकता और उसकी चुनौतियाँ क्या हैं। शरीर की विभिन्न मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ बेसिक नीड्स के साथ शिक्षा भी जीवन का अपरिहार्य अंग है। शिक्षा और में की उपस्थिति विभिन्न योग्यताओं तथा क्षमताओं के विकास कर जिसमें समाज के समायोजन की योग्यता को विकसित करते हैं। व्यक्ति को विभिन्न कौशल प्रदान कर स्वावलंबन की दिशा के प्रेरित करते हुए समाजोपयोगी बनाती है। यही शिक्षा का मुख्य दायित्व है। कारण क्या है, समावेशी शिक्षा का कारण क्या है। उपागम्यता, सामान्यतः बालकों तथा असामान्य बालकों को समेकित शिक्षा द्वारा शिक्षित करने की आवश्यकता है। यह इसका सर्वप्रथम कारण है। विभिन्न योग्यता वाले बालकों हेतु उनकी संख्या अनुसार घर के पास ही कोई विशिष्ट बालक की स्थापना करना अत्यंत कठिन काम है। एक ओर तो हम सामान्य बालक के हेतु पड़ोस में विद्यालय की अभी कल्पना की बात करते हैं तथा इसके तहत प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय बालक के घर के अधिकतम 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही होना चाहिए।
दूसरा असंवेदनशीलता है। समेकित शिक्षा की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है असंवेदनशीलता। समाज, परिवार, अध्यापकों तथा मित्रों की संवेदनहीनता तथा नकारात्मक अभिवृत्ति के फलस्वरूप विशिष्ट बालक अवरुद्ध विकास तथा दिशा विहीन जीवन का शिकार हो रहे हैं। बालक में शैक्षिक योग्यता होने पर भी उनका परिवार बालकों के विद्यालय भेजने में रुचि नहीं रखता है। उनको ये लगता है कि बेकार है, इसको पढ़ाने लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बालक को बोझ समझकर चिंता व इस तरह की दया दृष्टि से देखा जाता है। समेकित शिक्षा के अंतर्गत परिवार, अध्यापक एवं संपूर्ण समाज में सकारात्मक अभिवृत्ति को उत्पन्न करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा समाज में जानकारी का अभाव उपरोक्त समस्याओं में वृद्धि करता है। यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। विभिन्न योग्यता वाले बालकों की समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा स्थूलता के उत्पन्न करता है। संबंधित ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम समेकित शिक्षा के द्वारा संपन्न होता है। समेकित शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आइए हम इसको देख लेते हैं। पहला है बच्चों की शिक्षा के मुख्य धारा से अलग किए बिना उनकी आंतरिक क्षमताओं को उभारना, उनकी शक्ति का संपूर्ण उपयोग करने की योग्यता को विकसित करना। उनके अंदर जो हिडन क्वालिटीज़ है, जो छुपी हुई शक्तियां हैं, उसको बाहर निकालना समेकित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, बालकों में दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल का विकास करना और बालकों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को उचित समायोजन करना, बालक में समाज के प्रति और दूसरे बालकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, सीखने की प्रकृति का विकास करना, बालकों में नवजीवन का संचार करना, समग्र जीवन उत्तम नागरिक होने के कर्तव्य का वहन करना और शिक्षार्थियों को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ताकि जब वो पढ़ लिख के तो अपने समाज में आए तो प्रैक्टिकल हो सके और अपने जीविका का साधन वो खोज सके। समावेशी शिक्षा की योजना की प्रासंगिकता निम्नलिखित पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। अधिकांश छात्र जो हैं विकलांगता के कारण शिक्षा के अवसर उनको नहीं मिल पाते हैं। संविधान के 93वें संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। समावेशी शिक्षा योजना IES द्वारा 2015 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत संपूर्ण साक्षर बनाने का प्रयास किया गया था। राज्य सरकार को शिक्षा में विशेष बालकों के लिए एक निश्चित आवश्यकता वचनबद्धता है। विकलांगता से संबंध PWD एक्ट 1995 के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु तक के सभी विशेष बालकों की सरकार की ओर से समस्त सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद 2000 की स्कूली शिक्षा के विषयानुसार NCF फॉर स्कूल एजुकेशन द्वारा सभी विकलांगों को अधिगम सहायक समावेशी शिक्षा प्रदान करने की संस्तुति की गई है। समावेशी शिक्षा योजना IES द्वारा प्रत्येक बालक को शिक्षा प्रदान कराना है। अब हम देख लेते हैं अधिगम अक्षमता क्या होता है, डिफरेंट टाइप के चिल्ड्रन क्या होते हैं। अधिगम निर्योग्य बालक से अभिप्राय है जो ब्रेन के थ्रू मस्तिष्क से सुचारू रूप से काम करने में सक्षम न हो। उनके द्वारा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा में वह अक्षम होते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं, लिखने में असमर्थ होते हैं, शब्दों को ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं, पढ़ने में असमर्थ होते हैं और गणितीय संख्याओं में भी उन्हें कठिनाई होती है। ऐसे बालक जो उपरोक्त दिशाओं में किसी एक या एक से अधिक कारणों से अधिगम में परेशानी का सामना करते हैं या पूरी तरह से अक्षम है तो उसे अधिगम निर्योग्य बालक कहा जा सकता है। अधिगम निर्योग्यता एक ऐसा मूल शब्द है जो एक ऐसे समूह द्वारा असमान रूप से श्रवण, वाचन, अध्ययन, लेखन तथा गणितीय योग्यताओं में सार्थक रूप से कठिनाई का अनुभव करते हैं। यद्यपि अधिगम निर्योग्यता असामान्य परिस्थितियों में जैसे संवेदी तंत्र की क्षतिग्रस्तता, विकलांगता, मानसिक, सामाजिक व सांवेगिक क्रियाओं को व्यवधान का वातावरणीय प्रभाव के कारणों के परिणाम स्वरूप हो सकती है, परंतु यह भी आवश्यक शर्त है कि अधिगम निर्योग्यता इन कारणों से प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण नहीं है। अधिगम निर्योग्य बालक की विशेषताएं हम देखते हैं। इनमें अति सक्रियता पाई जाती है, सांवेगिक अस्थिरता होती है, प्रोत्साहन में कमी होता है, विशिष्ट शैक्षिक समस्याएं होती हैं, विद्युत तरंगों में असमरूपता होती है, ब्रेन वेव्स में प्रात्यक्षिक गतिक अस्थिरता उनमें पाई जाती है, सामान्य समन्वय का अभाव होता है, स्मृति एवं चिंतन उनका व्यवधानित होता है और अध्ययन से संबंधित भी उनमें तरह तरह की परेशानियां देखने को मिल जाती हैं। ये सभी अधिगम निर्योग्यता बालकों की विशेषताएं होती हैं।
अधिगम निरोगता का वर्गीकरण क्या है? उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। जिन बच्चों को पढ़ने रीडिंग स्किल में प्रॉब्लम होती है उन्हें दो तरह की प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया की। जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है उनको डिसग्रेजिया और डिस्प्रैक्सिया अग्रेफिया ये प्रॉब्लम होती है। डिस्प्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया और अग्रेफिया ये लिखने की प्रॉब्लम है। भावबोधक जिनमें एक्सप्रेस करने की, अपने फीलिंग को बताने की प्रॉब्लम होती है, तुतलाना, हकलाना उनमें आता है। अंकगणितीय जिनमें प्रॉब्लम होती है उनको वर्बल डिस्कैलकुलिया कहते हैं, और ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया ये अंकगणितीय प्रॉब्लम को दर्शाती है। विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो औसत शरीर से स्वस्थ होते हैं, सामान्य शारीरिक श्रम करने वाले, सरलता से कार्य करते हैं। उनका IQ लेवल 90 से 110 सीमा के मध्य होता है। उनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत होती है। सीखने की गति भी एवरेज होती है। साथ ही शिक्षक दिए गए कार्य को लगन के साथ करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। संवेगात्मक रूप से वो बैलेंस्ड होते हैं और समाज व विद्यालय में उत्तम समायोजन वो करते हैं। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक जो होते हैं वे सभी बालक जिनमें किसी भी प्रकार की संवेदना, शारीरिक अक्षमताएं, निर्विज्ञताएं होती हैं, जिनके कारण वे सामान्य बालकों के समान प्रचलित शिक्षण विधियों को नहीं लर्न कर पाते हैं। उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु विशेष विधियों का, सहायक यंत्रों का उपयोग करना पड़ता है। इनको विशिष्ट बालक कहते हैं जिन्हें किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है। सांवेदिक रूप से विकलांग जैसे अंधे होना, कमजोर दृष्टि वाले, बहरे, गूंगे, ऊंचा सुनने वाले, श्रवण दोष, ये सब बालक होते हैं। गतीय विकलांग बालक, चाइल्ड विथ मोटर डिसेबिलिटीज जो होते हैं, शरीर के किसी अंग में पोलियोग्रस्त, लकवा, रक्तचाप, अनियमित लंबी बीमारी या दुर्घटना के कारण उनका इस तरह से होना, और या फिर आंशिक रूप से बालकों के प्रभावित अंगों की अनियमितता होती है। बहुल विकलांग बालक, एक से अधिक शारीरिक निरोगताओं से ग्रस्त होना, जैसे सेरिब्रल पॉल्सी, मिर्गी, पैराटलेजिया आदि रोगों से ग्रसित होते हैं। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक वो होते हैं जो असामान्य बौद्धिक क्षमताओं वाले सभी बालकों को इस कैटेगरी में रखते हैं। इसमें बौद्धिक असामान्यता पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। वे बालक होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड, धनात्मक बौद्धिक वाले होते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली बालक होते हैं, और वे बालक विलक्षण बुद्धि वाले होते हैं जिनका IQ लेवल 120 या उससे भी अधिक होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, किसी भी सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, सीखने की गति बहुत तेज होती है, क्रिएटिविटी लेवल भी उनका अच्छा होता है। क्रिएटिव बालक क्या होते हैं? सृजनात्मक बालक से अभिप्राय नवीन व वांछित वस्तुओं को उत्पादन की क्षमता रखने वाले बालक होते हैं, यानी वो हर एक सिचुएशन में अपना दिमाग लगाते रहते हैं, अपने इंटेलिजेंस पावर का वो यूज़ करते हैं। सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि औसत बौद्धिक क्षमता वाले बालक सृजनात्मक बालक होते हैं। क्रिएटिविटी किसी की भी जागृत हो सकती है, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो। मंद बुद्धि बालक वो होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है IQ लेवल, और इनमें कुछ तो सामान्य कक्षाओं में सभी शिक्षण विधियों द्वारा स्वयं व समाज के लिए शिक्षित करना किया जा सकता है, परंतु कुछ इतने मंद बुद्धि होते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के काम के लिए उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, उन्हें ट्रेंड नहीं किया जा सकता, उन्हें अपने हर काम में दिक्कत आती है, उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक वो होते हैं जो शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक होते हैं, वो अपने विचारों में, अपने समन्वय में बैलेंस्ड होते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन वे बालक होते हैं जिनकी IQ लेवल 1 या 2 स्तर तक ही होती है, और वो वाकई बहुत पिछड़े होते हैं। किसी विशेष विषय में सीखने की निरोगता वाले बालक वो होते हैं जिनको, जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, ये सब लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। संप्रेषण बाधित बालक वो होते हैं जो दूसरों को बताई बात को न समझ पाते हैं, न एक्सप्रेस कर पाते हैं, न अपनी बात को वो समझा पाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक कौन होते हैं? ये वो बालक होते हैं जो सामूहिक रूप से विचलित होते हैं, असमायोजित बालक होते हैं, वंचित बालक डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, माता पिता द्वारा तिरस्कृत होते हैं। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बालक में एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ विशिष्टता होती है कि जो बालक के व्यक्तित्व में निहित अद्भुत योग्यताओं के कारण उसे सामान्य अन्य विशिष्ट प्रकार के बालकों से अलग कर देती है। उनके अंदर लर्न करने की बहुत तेज गति पाई जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों में बुद्धि परीक्षण, और जो भी बालक हैं उनमें बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि आदि परीक्षण के द्वारा हम उनका टेस्ट कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण या परीक्षण का उपयोग कर उनका चयन किया जा सकता है। इन बुद्धि परीक्षणों का व्यक्तिगत तौर पर या समूहों में प्रयोग किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट
आदि में जो उनका रैंकिंग किया जाता है कि उन्होंने क्या अचीवमेंट किया, किस फील्ड में, किस पोजीशन पे उनका मार्क्स आया, ये प्रतिभावान बालकों को पहचाना जा सकता है अचीवमेंट टेस्ट द्वारा। इस प्रकार बालकों की उपलब्धियों का ज्ञान भलीभांति होता है। उच्च स्तर की उपलब्धि बालकों को प्रतिभावान होने की आशा जागृत करती है। अभिरुचि परीक्षण इंटरेस्ट टेस्ट वो होते हैं जो बच्चों के भविष्य की सफलता के बारे में अनुमान लगाते हैं, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये उनके इंटरेस्ट से पता चलता है। संबंधित व्यक्तियों की सूचनाएं वो प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं होती हैं। शारीरिक विशेषताएं उनकी होती है, वो देखने में जल्दी चलना बोलना सीख लेते हैं। उनको ज्ञानेंद्रियां भी उनकी अति तीव्र होती हैं। उनकी किशोरावस्था के लक्षण भी शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। उत्तम शरीर वाले होते हैं। मानसिक बौद्धिक बालक जो है वो सीखने व समझाने की असाधारण गति होती है। सामान्यतः विज्ञान व गणित में मानसिक रूप से बौद्धिक विशेषताओं वाले बालक में अधिक तेज होते हैं। हाई आईक्यू लेवल होता है, उच्च सामान्य ज्ञान होता है। शैक्षिक विशेषताएं उनकी होती है कि हर काम में वो पंक्चुअल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने आप को हर जगह प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं। ये गिफ्टेड चिल्ड्रन में पाया जाता है। व्यक्तित्व संबंधी भी विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। उत्तम चरित्र वाले होते हैं, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, हर काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सामाजिक विशेषताएं भी प्रतिभाशाली बालक में पाई जाती है। दूसरों का सम्मान करते हैं, विनम्र व आज्ञाकारी होते हैं, लोकप्रिय व्यक्तित्व वाले होते हैं और उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है। जो नकारात्मक विशेषताएं हैं कि वो बहुत ही इम्पेशंस हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, कभी कभी समूह से अलग रहना पसंद करते हैं। सेल्फ डिसीजन लेने के बावजूद वो अपने डिसीजन स्टाइल थोड़ा स्वभाव के हो जाते हैं। स्वार्थपूर्ण बिहेवियर हो जाता है। लापरवाह, केयरलेस व दोषपूर्ण उनकी राइटिंग स्किल होती है। वो हट करना और आवश्यकता से अधिक बोलते हैं। प्रतिभाशाली बालक व शिक्षा प्रभावक व उपयुक्त शिक्षा इनके लिए होती है। निर्धारित आयु में विद्यालय में प्रवेश इनको मिल जाता है। अपनी बौद्धिक तीव्रता के कारण ये दूसरे बच्चों से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। संवर्धित पाठ्यक्रम में हम इस प्रकार के बालकों को अलग से रख सकते हैं। व्यक्तित्व संवर्धित होता है। सामूहिक संवर्धितता में अतिरिक्त कौशल व कलाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। उच्च लक्ष्यों का निर्धारण करना, नई योजनाओं को प्रस्तुत करना है। विशेष कक्षाएं व विद्यालय। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय व कक्षाओं के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, क्योंकि वह जनरल स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, परंतु विद्यालयों में प्रतिभाशाली बालकों के लिए कक्षा, विस्तृत पाठ्यक्रम, इसके अलावा ऐसे विद्यालय हों जो केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही होते हैं। वहाँ उन्हें विशेष रूप से प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं की योग्यता के अनुरूप शिक्षण दिया जाता है, ताकि उनकी क्वालिटी का यूज़ किया जा सके। त्वरण प्रक्रिया, स्पीड उनकी प्रोसेस होती है। इस प्रकार के में प्रतिभाशाली छात्र को एक सत्र के मध्य में ही कई श्रेणियों में दूसरे में यथाशीघ्र उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सृजनात्मक बच्चे, क्रिएटिव चाइल्ड वो होते हैं जो प्रत्येक प्राणी में यह गुण होता है कि किसी न किसी चीज़ अवश्य रूप से उनके दिमाग में पाई जाती है, जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके अपने बेसिक फंडामेंटल आईक्यू का यूज़ करके वो समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं? विचारों में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा समस्या समाधान की योग्यता होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों को भी वो सहन कर और डिसीजन मेकर होते हैं। गलतियों को सहन करने की क्षमता होती है। ना अधिक सामाजिक होते हैं, ना समाज विरोधी होते हैं। सामाजिक परिवेश में बहुत अधिक वो संवेदनशील होते हैं क्रिएटिव बच्चे। सृजनात्मक बालकों का पता लगाने हेतु जो परीक्षण किया जाता है उसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। पासी का सृजनात्मक परीक्षण, बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण दोनों है। किरण शर्मा का अपसारी उत्पादन योग्यता परीक्षण, वीपी शर्मा और जेपी शुक्ला का वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण, एसपी मल्होत्रा का सुचेता कुमारी का भाषा सृजनात्मक परीक्षण। टॉरेंस मेरिलादी ने सृजनात्मकता के क्षेत्र में महान योगदान दिया है। अब हम देख लेते हैं कि पिछड़े बालक जो होते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है प्रॉपर लर्न करने की, उनके प्रकार क्या हैं। शारीरिक दोष के कारण वो पिछड़े होते हैं। मानसिक दृष्टि से वो पिछड़े बालक होते हैं। संवेगात्मक दृष्टि से वो पिछड़े होते हैं। शिक्षा के अभाव में वो पिछड़े होते हैं। वातावरण और परिस्थितियों के कारण पिछड़ापन होता है। पिछड़े बालकों की विशेषताएं ये हैं कि वे उनमें शैक्षणिक व सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए अपने आप को समर्थ नहीं पाते हैं। समस्या पर सूक्ष्म रूप से विचार नहीं कर पाते।
पाते हैं, साधारण सी बात व नियमों को नहीं समझ पाते हैं, वातावरण के साथ सामंजस्य करने की उनकी योग्यता नहीं होती है, अंतर्मुखी होती है, उनके दोस्त भी कम होते हैं, वो दूर तक नहीं सोच पाते हैं, अपने डिसीजन किसी चीज़ का नहीं लेते हैं, समाज के एवं स्वयं के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं, निराशावादी होते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा की उपचार की आवश्यकता है, आर्थिक सहायता की आवश्यकता है और हस्त उद्योगों की आवश्यकता है ताकि वो कुछ काम करके अपना जीवन निर्वाह कर सकें। विशेष पाठ्यक्रम चलाए जाने की ऐसे बालकों की आवश्यकता है। विशेष शिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री का पढ़ाने की गति धीमी व मौखिक शिक्षण विधियों का अर्जित ज्ञान का अभ्यास कराकर निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था कर विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करके और विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना कर व्यक्तिगत ध्यान देकर स्कूल में भागने की प्रवृत्ति को रोकथाम करके। मंद बुद्धि बालक कौन होते हैं? मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड वो होते हैं जो शैक्षिक दृष्टि से मंद बुद्धि होते हैं और सूक्ष्म क्षमता आदि ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता होती है। ऐसे बालकों में न्यूनता मानसिक रूप से न्यूनता पाई जाती है। बौद्धिक अनियंत्रित मानसिक क्रियाएं होती हैं, हीन व्यक्तित्व होता है, शैक्षिक पिछड़ापन होता है, सीमित प्रेरणाएं व संवेग होते हैं, कुसमायोजन की स्थिति होती है, असामान्य शारीरिक संरचना होती है। मंद बुद्धि बालकों का वर्गीकरण हम करें तो मंद गति से सीखने वाला, शिक्षा पाने योग्य मंदित बालक, प्रशिक्षण योग्य मंदित बालक, इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। मानसिक पिछड़ेपन की रोकथाम व उपचार कैसे किया जा सकता है? उनको सेग्रीगेट करके, पृथक करके, अलग करके, उनकी अलग शिक्षा की व्यवस्था करके, जन्म दर पर नियंत्रण करके हम मानसिक मंदता के पिछड़ेपन को रोक सकते हैं। शिक्षा योजना को प्रभावी बनाने के लिए हमें व्यक्तिगत ध्यान देना होगा, माता पिता को शिक्षित करना होगा। परिवार के लोगों को जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे, पिछड़ेपन की समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। विशेष स्कूल व अस्पताल को बनाना होगा, विशेष शिक्षण की विधियाँ, विशेष पाठ्यक्रम को लागू करना होगा। समस्यात्मक बालक भी कुछ होते हैं। इनमें वो बालक जो व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं, इनका व्यवहार सामान्य नहीं होता है और इसीलिए समस्या पैदा करते हैं। समस्यात्मक बालक के लक्षण ये हैं कि न्यून मानसिक दक्षता व समस्यात्मक लक्षण होते हैं, पैसे व अन्य वस्तुओं की चोरी करते हैं, स्कूल के काम में एक्टिव नहीं होते हैं, अनुशासन का विरोध करते हैं, धोखा देते हैं, बुरा आचरण करते हैं, संदेह करना, ये सब चीज़ें होती हैं। अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना, मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होते हैं समस्यात्मक बालक, सीमा से अधिक कठोर व्यवहार होता है, हीन भावना का शिकार होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और साथ ही साथ भयभीत व आत्म केंद्रित होते हैं। समस्यात्मक व्यवहार का कारण क्या है? वंशानुक्रम, हेरिडिटीज़ का मुख्य कारण है। मूल प्रवृत्तियों का दमन, यानी कि जो भावनाएं उनके अंदर हैं उन ग्रंथियों को दमन करते हैं, असामाजिक व्यवहार रखते हैं। शारीरिक दोष होता है। वातावरण भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। माता पिता व शिक्षकों का व्यवहार जो बहुत ज़्यादा ऐसे बालकों को समस्याग्रस्त बना देता है। परिवार का वातावरण, नैतिक शिक्षा का अभाव और सांवेगिक दोष भी होता है। समस्यात्मक बालकों का स्वरूप कैसा होता है कि ऐसे बालकों को उचित कार्य हेतु उनको प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, पुरस्कृत करें, उन्हें नैतिक शिक्षा दें। ऐसे बालकों को मनोरंजन के लिए उचित अवसर दिया जाए। बालकों को संतुलित जेब खर्च दें, अध्यापक और आदर्शपूर्ण व्यवहार करें, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार ना करें। संतुलित पाठ्यक्रम हो ताकि बालक को अनावश्यक बोझ ना हो और बालकों में अनुशासन जागृत करने हेतु उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे। विकलांग बालक कौन से होते हैं? फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं? कुछ बालकों में जन्म से किसी शरीर में अंग में दोष हो जाता है या किसी बीमारी, दुर्घटना, आघात या चोट लगने के कारण शरीर के अंगों में दोष आ जाता है। इन्हें विकलांग बालक कहते हैं। इसी वजह से वो इन कारणों की वजह से वो क्विक अपने काम को नहीं कर पाते हैं। विकलांग बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? विकलांग बालकों को डॉक्टरों आदि की राय लेकर विशेषज्ञ चिकित्सा यंत्रों आदि साधनों का प्रयोग करें, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, पाठ्यक्रम साधारण व कम हो, व्यावसायिक उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, मानसिक विकास का पूर्ण अवसर देना चाहिए और शिक्षण विधि सरल, रोचक व क्रियात्मक ढंग से धीमी गति से संपन्न कराना चाहिए। अंधे व अंधे बालकों की शिक्षा में ब्रेल प्रणाली की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें कक्षा में व्यवस्था उचित हो, रोशनी, पुस्तक ठीक से पकड़ने की आदत डालें। कक्षा में उनको आगे बैठाया जाना चाहिए। बहरे या गूंगे बालक जो होते हैं
उनमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे बालकों को साधारण बालकों के साथ बैठाकर शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन टीचर को उन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए और उनके लिए कर्ण यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। उनके साथ भेदभाव या दुरात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों की वाणी में दोष होता है, उनके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों कारण हैं। उन्हें शल्य चिकित्सा द्वारा दोष निवारण संभव है। घर का वातावरण दोषपूर्ण न होने, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था हो। अभिभावक व शिक्षकों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण को प्यार से समझाएं और चिढ़ाना या हंसना नहीं चाहिए। कोमल व निर्बल बालकों की शिक्षा परिवार विशेष ध्यान दे। उन पे शारीरिक जांच समय समय पर कराई जाए। उचित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। बालक के शक्ति अनुसार पाठ्यक्रम व खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षण में खेल विधि द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अभिभावक व शिक्षक स्नेह व सहानुभूति में पूर्ण व्यवहार करें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समेकित शिक्षा तरह तरह के बालकों के लिए कितना उपयोगी है और कैसे उन्हें यूज़ करना चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।